वेलकम बैक। आज हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ पर बात करेंगे। मैटर मतलब हमारे आसपास की हर चीज़, हवा, ये डेस्क, तारे, सब मैटर है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ बेहतरीन मटेरियल है जो बताता है कि साइंटिस्ट मैटर से क्या समझते हैं और इसकी कोर प्रॉपर्टीज क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। गोल ये है कि हम समझें कि मैटर ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसके बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स के लेवल तक। एग्जैक्टली। ये सिर्फ डेफिनेशंस की बात नहीं है। हम ये देखेंगे कि चीजें सॉलिड, लिक्विड या गैस क्यों होती हैं और ये स्टेट्स बदलती कैसे हैं, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का इस पर क्या असर होता है। जी, तो एक माइक्रोस्कोपिक ड्रामा है जो हर जगह हर समय चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर कोई सॉलिड ब्लॉक जैसा नहीं है, भले ही दिखे वैसा। सोर्सेज जोर देते हैं कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है, जैसे रेत के दाने हों, ना कि लकड़ी का तख्ता। शायद इसीलिए नमक या चीनी पानी में गायब से हो जाते हैं, लेवल बढ़ाए बिना। बिल्कुल सही। वो सॉल्ट पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह में स्लिप कर जाते हैं और ये पार्टिकल्स सच में बहुत ही छोटे होते हैं। सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बस कुछ क्रिस्टल्स पानी के बड़े वॉल्यूम को रंग दे सकते हैं, बार बार डाइल्यूट करने के बाद भी। हाँ, ये तो है। या डिसइंफेक्टेंट की महक सोचें, कुछ बूंदें ही दूर दूर तक पता चल जाती हैं। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी चीज में भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। तो छोटे पार्टिकल जिनके बीच स्पेस होता है, और क्या खासियत है इनकी? दो और जरूरी बातें हैं। पहली, ये हमेशा मूविंग रहते हैं, लगातार हिलते डुलते, वाइब्रेट करते या घूमते रहते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन की एनर्जी। ये आसानी से दिखता है, बिना जली अगरबत्ती की महक पास ही आती है, पर जलाओ तो गर्मी से स्मोक पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो दूर तक फैल जाते हैं। अच्छा, हाँ, गरम खाने की महक भी तेज आती है। वही बात है, ये फैलना डिफ्यूजन कहलाता है और टेम्परेचर के साथ तेज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स बस तेज मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट हो गया। और तीसरी बात, ये बस ऐसे ही अलग अलग तो नहीं तरते रहते हैं ना? अच्छा पॉइंट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स को साथ खींचने वाले फोर्सेस होते हैं, जैसे छोटे मैग्नेट्स हों। इस अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बहुत अलग अलग होती है, तभी तो लोहे की कील तोड़ना चौक के टुकड़े से ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये रबर बैंड को खींचना। बिल्कुल। या पानी को उंगली से काटने की कोशिश करें, वो हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस होता है ना, वो पार्टिकल्स का आपसी खिंचाव है, साथ रहने की कोशिश। अच्छा, तो स्पेस, कांस्टेंट मोशन और म्यूचुअल अट्रैक्शन। और मेरा अंदाजा है कि इन्हीं तीनों में फर्क की वजह से हमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस मिलते हैं। एकदम सही समझा। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स का बैलेंस है सब कुछ। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत टाइट पैक होते हैं, अट्रैक्शन मजबूत होता है और उनका मूवमेंट ज्यादातर बस अपनी जगह पर वाइब्रेशन होता है। इससे सॉलिड्स को डेफिनेट शेप और वॉल्यूम मिलता है। वो आमतौर पर रिजिड होते हैं, कंप्रेस करना मुश्किल, जैसे पत्थर, लकड़ी। और वो रबर बैंड या स्पंज जैसे एक्सेप्शंस? उनका भी एक्सप्लेनेशन है। रबर पार्टिकल्स फोर्सेस की वजह से वापस खिंच जाते हैं और स्पंज में आप सॉलिड मटेरियल को नहीं, बल्कि उसके पोर्स में भरी हवा को कंप्रेस करते हैं। समझ गया। और लिक्विड्स का क्या? लिक्विड्स में पार्टिकल्स पास तो होते हैं, पर उनमें एक दूसरे के ऊपर से फिसलने की ज्यादा जगह होती है। अट्रैक्शन सॉलिड से कमजोर होता है। इसका मतलब उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, पर शेप कंटेनर का ले लेते हैं। वो फ्लो कर सकते हैं, हम उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। वो सॉलिड से थोड़े ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं और डिफ्यूजन उनमें काफी तेज होता है। पानी में घुली ऑक्सीजन मछलियों के लिए जरूरी है, वो डिफ्यूजन ही तो है। और गैसेस तो फिर बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए। एग्जैक्टली। गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, रैंडमली और बहुत तेजी से मूव करते हैं। उनके बीच अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। उनका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता, वो किसी भी कंटेनर को पूरी तरह भर देते हैं। इसी ज्यादा स्पेस की वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सोचिए, एलपीजी या सीएनजी सिलेंडर्स में कैसे गैस भरी जाती है। हाँ, बिल्कुल। डिफ्यूजन इनमें सबसे तेज होता है, इसीलिए रसोई की महक पूरे घर में फैल जाती है। और वो सारे पार्टिकल्स जो कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं, वही गैस प्रेशर है। तो ये स्टेट्स परमानेंट नहीं है। हम पानी को जमते और उबलते देखते ही हैं। टेम्परेचर और प्रेशर इन्हें कैसे बदलते हैं? टेम्परेचर इसमें बहुत अहम है। मैटर को हीट देने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तेज और तेज मूव करते हैं, जब तक कि वो उन फोर्सेस को ओवरकम न कर लें जो उन्हें साथ रखते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट वो खास टेम्परेचर है जहां सॉलिड के पार्टिकल्स इतनी एनर्जी पा लेते हैं कि वो आजाद होकर लिक्विड बन जाए। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। भले ही आप हीट देते रहें, वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर को तोड़ने में खर्च होती है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। और बॉइलिंग भी कुछ ऐसा ही है, बस लिक्विड से गैस? बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां लिक्विड तेजी से गैस में बदलता है। यहां भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगती है एनर्जी, जो गैस स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्ब होती है बिना टेम्परेचर बढ़े। इसी छुपी हुई एनर्जी की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम असल में 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज्यादा एनर्जी रखती है और ज्यादा खतरनाक बर्न कर सकती है। ओह, ये बात है। कुछ सब्सटेंस तो लिक्विड फेज को स्किप भी कर देते हैं। सॉलिड से सीधे गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है, जैसे कैम्फर या ड्राई आइस, और उल्टा गैस से सीधे सॉलिड बनना डेपोजिशन है। आपने प्रेशर का भी जिक्र किया था, गैसेस को कंप्रेस करने वाली बात। प्रेशर का भी बड़ा रोल है, खासकर गैसेस के लिए। प्रेशर बढ़ाने से गैस पार्टिकल्स पास आते हैं। अगर साथ में उसे ठंडा भी करें, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम करें, तो उनके बीच का कमजोर अट्रैक्शन हावी हो जाता है और गैस लिक्विड बन जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस बढ़िया एग्जाम्पल है। वो सॉलिड सिर्फ हाई प्रेशर पर ही रहती है। प्रेशर हटाओ और वो सीधे CO2 गैस में सब्लिमेट हो जाती है। कमाल है। एक और प्रोसेस का जिक्र है नोट्स में, इवेपोरेशन। ये बॉइलिंग तो नहीं है, पर लिक्विड्स गायब तो होते हैं, है ना? हाँ, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर में बदलना। ये सिर्फ सरफेस पर होता है। सोचिए, लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ नेचुरली ज्यादा तेज चल रहे होते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अगर वो यथेष्ट एनर्जेटिक है, तो वो अपने पड़ोसियों का अट्रैक्शन तोड़कर हवा में एस्केप कर जाते हैं। और जैसे हवा चलने या पानी फैलाने से ये तेज हो जाता है। हाँ, ज्यादा सरफेस एरिया फैलाने से ज्यादा टेम्परेचर और तेज हवा, ये सब इवेपोरेशन की रेट बढ़ाते हैं। ज्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज होते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और हवा उड़े हुए वेपर को हटा देती है, जिससे औरों के निकलने की जगह बनती है। लेकिन हाई ह्यूमिडिटी इसे धीमा कर देती है, क्योंकि हवा में पहले से ही काफी वाटर वेपर होता है। और सबसे मजेदार बात सचमुच में ठंडी ये है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। वो एस्केप करने वाले पार्टिकल्स अपने पीछे बचे लिक्विड और आसपास से एनर्जी खींच लेते हैं। अच्छा। इसीलिए हथेली पर एसीटोन या रबिंग अल्कोहल डालने पर ठंडा लगता है। पसीना आने पर ठंडक मिलती है, खासकर सूती कपड़ों में जो पसीने को इवेपोरेट होने में मदद करते हैं। और ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें बन जाती हैं। हवा की वेपर ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है। तो कुल मिलाकर हर चीज इन लगातार चलते, एक दूसरे को खींचते पार्टिकल्स से बनी है, जिनके बीच स्पेस है। उनका ये आपसी डांस ही तय करता है कि कोई चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस है। और टेम्परेचर और प्रेशर जैसे कोरियोग्राफर हैं जो स्टेप्स बदलते हैं और स्टेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बहुत बढ़िया कहा। और इवेपोरेशन जैसे प्रोसेस दिखाते हैं कि इन पार्टिकल इंटरैक्शंस के कितने असली महसूस होने वाले असर होते हैं। जैसे गर्मी में हमें ठंडक मिलना, ये अनदेखी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को हमारे रोज के एक्सपीरियंस से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक है, हमें अब रैप अप करना होगा, पर यह सवाल सोचने लायक है। हमने कहा सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादातर वाइब्रेट करते हैं। अगर वो हमेशा मोशन में है, चाहे कितना भी सटल हो, तो ये कांस्टेंट वाइब्रेशन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पर, उनकी रिजिडिटी के अलावा और क्या असर डालता होगा? वो छुपी हुई एनर्जी आखिर करती क्या है? सोचने वाली बात है।